नमस्कार, स्वागत है आप सबका। अपने से पहले दूसरों का सोचना या अपने से ज्यादा दूसरों का सोचना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इसके लिए माहिर है। प्लीज वेलकम नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम लॉ मिस्टर के जनेजा। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। तो बिना आपका वक्त ज्यादा जाहिर किए मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करती हूँ। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इतने साल का एक्सपीरियंस होना कोई छोटी बात नहीं है। अपने से पहले दूसरों को सोचना ये बहुत बड़ी बातें हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सोच कैसे बनती? ऐसा है कि मैं आज से 4-5 साल पहले बीजेपी में ह्यूमन राइट का को-कन्वीनर था पंजाब में। तो वहाँ से मैंने लोगों की सेवा भी की। मेरे पास लोग आते थे तो मैं उनके काम भी करवाता था, उनके हक के बारे में, उनका अधिकार के बारे में। किसी के साथ कोई जैसे प्रशासन ही धक्का करता है तो उनके खड़ा होता था मैं उनके साथ। तो ऐसे सोचते सोचते मैं सोचा कि क्यों ना मैं पंजाब की बजाय पूरे इंडिया में काम करूं। तो मैंने ये ट्रस्ट ज्वाइन की। इसका नाम है ग्लोबल ह्यूमन राइट लॉ एंड क्राइम कंट्रोल ट्रस्ट। सर, अभी जो कोरोना का मामला था, कोरोना का जो हाल चल रहा था अभी कुछ टाइम पहले, अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत केसेस चल ही रहे हैं, तो लेकिन जो स्टार्टिंग का वक्त था, कोरोना काल की वजह से बहुत से लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा। लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लोगों तक खाना तक नहीं पहुंच पाया। इस मुसीबत भरे वक्त में बहुत से ऐसे ट्रस्ट हैं जो आगे आए, जिन्होंने लोगों की मदद की। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके ट्रस्ट के द्वारा कहाँ से शुरुआत हुई और आपने किस तरीके से लोगों की मदद की? मैं अपने शहर की बात करता हूँ। एज ए ह्यूमन राइट मेंबर मैंने यहाँ पे लोगों को राशन बांटा। जब पहला दिन था, जैसे लॉकडाउन लगना था, जैसे पहला दिन था, तो मोदी जी ने अनाउंस किया, तो मेरे को ये लगा कि अब राशन लोग कैसे खाएंगे। जितना मेरी हैसियत थी उसके हिसाब से मैंने राशन बांटा लोगों को। उसमें चावल थे, आटा था, मतलब कि राशन की जो भी जरूरत थी, चीनी वगैरह सब उसको दी मैंने। सर, आपकी पूरी इस जर्नी में हम ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वक्त, एक कठिन वक्त कौन सा रहा? ऐसा है कि ह्यूमन राइट के मैंने बहुत काम किए। लोगों के अधिकारों के लिए मैं खड़ा हुआ, मैं लड़ा भी उनके लिए। तो सबसे ज़्यादा कठिन काम था, एक अबोहर की एक कंपनी है नेचर वे का नाम, नेचर वे नाम था उसका। तो उन्होंने लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी की, लोगों को प्लॉट दिए, उसमें मेरी भी इन्वेस्टमेंट थी 4-5 लाख की। तो उन्होंने लोगों को कहा कि आप किस्तों में प्लॉट लो। 4-4, 5-5 किस्तें उन्होंने ले ली, मगर प्लॉट उन्होंने अलॉट नहीं किए। कम से कम पंजाब में 4-5 हजार करोड़ का ये घपला था। तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ, विक्टिम के साथ। तो उन्होंने मेरे को प्रेसिडेंट बना दिया पंजाब का। तो वो सबसे कठिन वक्त था जब लोग मेरे सामने आते थे, मेरे साथ, मैं उनके साथ चलता था। मैं कई बार चक्कर भी लगाए एसएसपी के, डीसी के। फिर हम मिले डीजीपी चंडीगढ़ में, सुरेश अरोड़ा जी थे उस टाइम, उनको हम मिले। वहां मैं उनको मिलके उन कंपनी के खिलाफ, डायरेक्टर के खिलाफ मैंने कई एफआईआर लॉन्च कराई। सर, एवरीबडी नोज कि इतनी बड़ी सोच रखना, अपने से पहले दूसरों का सोचना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इतने बड़े ट्रस्ट का पार्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो आपका ट्रस्ट है उसका मेन मोटो क्या है, मेन उद्देश्य क्या है आपके ट्रस्ट का? आज समाज में आप देख रहे हो कि लोगों के साथ, लोगों के अधिकारों का लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार है क्या। एक गरीब इंसान है, उसके ऊपर कोई केस चलता है, कोई लीगल केस चलता है, उसको यही नहीं पता कि मेरे को जो कानून के हिसाब से जो है, हमारे भारत में एक सुविधा है कानून में कि उसको फ्री लीगल एडवाइस मिलती है। उनको यही नहीं पता। हम लोगों को बताते हैं, ऐसी कई चीजें हैं कि लोगों को बताते हैं कि तुम्हारे अधिकार हैं क्या। तो हम तो ऐसे उनकी मदद करते हैं। सर, जो ह्यूमन राइट्स है, हमने देखा है कि ह्यूमन राइट्स कभी भी किसी रिलीजन बेसिस पर या किसी जातिवाद पर कभी फर्क नहीं करता। कभी किसी इंसान में ह्यूमन राइट्स ने फर्क नहीं किया है। तो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, इस पर मैं जानना चाहूंगी कि आप कैसे मैनेज या कैसे हैंडल करेंगे इस चीज को।
जाहिर ऐसे मान लीजिए कि एक ही सड़क है और नवरात्रि का भी दिन चल रहा है और मोहर्रम का सेम दिन पड़ जाए, दोनों ने अपने अपने जुलूस और दोनों ने अपने अपने यात्राएं निकालनी है, सड़क एक है, इस वक्त आप क्या करेंगे? इस वक्त किस तरीके से आप इस चीज को मैनेज करेंगे? देखो, एज ए ह्यूमन राइट, मैं ह्यूमन राइट का मेंबर होने के नाते दोनों के, कोई भी धर्म देखो, कोई भी हो, चाहे मोहर्रम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, धर्म सबके लिए बराबर है। एज ए ह्यूमन राइट, जो हम ह्यूमन राइट के हिसाब से बात करते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से इसका मैनेज करना होगा, अच्छे तरीके से सोचना होगा कि उन दोनों की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे मोहर्रम हो चाहे हिंदू हो, उन दोनों की भावनाओं को, क्योंकि उन दोनों का अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का। तो ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि उसको कैसे मैनेज करना पड़ेगा। सर, आप एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स के ओहदे पर हैं, आपके अंडर काफी स्टेट्स आती हैं। अब अलग अलग स्टेट्स हैं तो उनकी अलग अलग टीम्स होती हैं और अपनी पूरी टीम में एकता रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतनी सारी टीम्स को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? मैं नॉर्थ इंडिया का इंचार्ज हूँ। नॉर्थ इंडिया में जो 6-7 स्टेट्स आती हैं जी। अभी तो मैंने 2 स्टेट ही बनाई हैं, पंजाब और हरियाणा। अभी कुछ स्टेट मेरा बात चल रही है लोगों से, जो मेरे को अच्छा कोई चेहरा मिलेगा तो मैं उनको बनाऊंगा, टीम बनाऊंगा। तो 2 स्टेट हैं, उनका हमने ग्रुप बना लिया है। ग्रुप के हिसाब से हमारी महीने में एक मीटिंग होती है। अभी तो हम वीडियो मीटिंग करते हैं, तो फिर आप वहाँ जाना भी पड़ेगा तो जाएंगे। तो महीने में एक मीटिंग हम जरूर रखेंगे ताकि लोगों को बारे में उनको पता चले भी कोई आपके शहर में या कोई आपके इलाके में कैसी प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, उसको हम सॉल्व करें। सर, जो ये नई जनरेशन है, जो हमारा उभरता ये नया देश है, अभी हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारी नई जनरेशन बहुत आगे बढ़ रही है। इस पूरी चीज़ में हमेशा ऐसे होता है कि हम कई बार सोचते हैं कि हमें हमारी नई जनरेशन को एक राह पे चलना चाहिए। ऐसी कौन सी सोच या ऐसा कौन सा विचार है जो आप हमारी नई जनरेशन तक, हमारी यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि देखा जाए तो यूथ ही है जो हमारे देश का भविष्य है। बिल्कुल, यूथ देश का एक थंब होता है। देश चलता है 4 थंब पे, एक थंब जो है वो यूथ है। तो मैं यूथ को यही एडवाइस करूंगा, संदेश दूंगा कि यूथ को अपना मेहनत करनी चाहिए। जो आज का यूथ जैसे नशे में बहुत ज़्यादा है, नशा हमारे पड़ोसी देश हमारे देश में भेज रहे हैं, तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि नशों में से निकल कर अपनी मेहनत करें और मेहनत के साथ अपनी कामयाबी हासिल करें। सर, आज के दौर में सोशल मीडिया जो है वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सोशल मीडिया पे लोगों के अपने अपने व्यूज होते हैं। कोई कहता है कि सोशल मीडिया हर चीज़ के लिए, मतलब कोई कहता है कि छोटे मोटे केस को भी बहुत बड़ा बना देता है सोशल मीडिया। कहीं पर बड़े केस को कहीं ना कहीं रूमर्स की वजह से इज्जत नहीं मिल पाती है सोशल मीडिया के ऊपर। हर एक के अपने अपने व्यूज हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस्ड है और आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपने सोशल मीडिया के पहले का भी वक्त देखा है, सोशल मीडिया के बाद का भी वक्त देखा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि सच में सोशल मीडिया सही है या फिर वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है? सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा है, वैसे देखा जाए सोशल मीडिया एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को कोई भी न्यूज़, कोई भी ऐसा मतलब कि न्यूज़, कोई ऐसा आपके पड़ोस में कोई घटना होती है तो उसको बहुत जल्दी दूसरे तक पहुंचाना, ये सोशल मीडिया का काम है। पर इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा आज की डेट में। रूमर, जैसे आप कह रहे हो, रूमर भी लोग फैलाते हैं, कुछ झूठी रिपोर्ट, कोई झूठी घटना, कोई झूठी कहानी सोशल मीडिया के दायरे में आती है। तो हमारे देश में ऐसा कानून बना है साइबर क्राइम के ऊपर कि जो भी सोशल मीडिया के ऊपर फॉल्स स्टेटमेंट देगा, जैसे आप रूमर की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई होगी, धारा लगाई जाएगी, उसके ऊपर FIR लॉन्च होगी। ये हमारी अभी देश में, भारत में कानून बना है इसके। सर, आर्टिकल 21 के तहत हमें बोलने का हक है, हमें अपने लिए लड़ने का हक है। अक्सर लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो कश्मीर प्रोटेस्ट हो, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो। इस वक्त पे ऐसा बहुत बार होता है कि प्रोटेस्ट के करते वक्त या फिर इन सब चीज़ों में जब इंसान इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी आम जिंदगी में वापस आना। कई लोग अपने घर खो देते हैं, कई लोगों
के लिए जो छोटे मोटे घर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त पे बहुत से ऐसे ट्रस्ट हैं जो आगे आते हैं, जो मदद करते हैं, इन सारी पोजीशन से लोगों को निकालते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आपके ट्रस्ट ने इस चीज़ पे किस तरीके से वो आगे आया, किस तरीके से लोगों की मदद की? ऐसा है, हमारी ट्रस्ट पूरे देश में है। तो जो यूपी में हमारी ट्रस्ट चल रही है, तो उन्होंने यूपी बॉर्डर पे जाके मदद की है। बात है हमारी नॉर्थ इंडिया के बारे में। तो मैं पंजाब में बैठा हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का भी मेंबर हूँ, बीजेपी का मेंबर भी हूँ। तो बीजेपी का मेंबर होने की वजह से मैंने सोचा कई बार कि मैं उनके पास जाऊं, उनको पूछूं कि आपके भी अधिकारों का कोई हनन तो नहीं हो रहा। मैंने सोचा, तो एज ए बीजेपी मेंबर फिर मैं रुक गया, क्योंकि बीजेपी का आपको पता है कि वो विरोध कर रहे थे शुरू से किसान लोग, तो मैं उस वजह से नहीं जा पाया। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब से अगले 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, आप इस वक्त एक वाइस प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन राइट्स के। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगले 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस ट्रस्ट में? ऐसा है कि ट्रस्ट में कोई जिम्मेवारी का मतलब नहीं, मेंबर ही होता है। जिम्मेवारी कोई भी हो, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं ये सपना देखता हूँ कि मैं लोगों के कितने यहाँ काम आ सकूँ, कितने लोगों के अधिकारों को मैं उनके तक पहुँचा सकूँ। तो ये देखता हूँ, जिम्मेवारी चाहे कोई भी हो। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।